किताब अक्टूबर नवंबर में ही आती है। न्यूज एंकर स्टार्स बन गए। मैं पोस्टमार्टम हाउस के चक्कर नहीं लगा सकता। माँ ने कई दफा मुझे इस वजह से पीटा भी। उन्होंने मुझसे 3-4 सवालों के जवाब मांगे और मेरे पास जवाब नहीं थे। उनमें से एक पाठक साहब भी थे। सर, हमारे ना साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इस किताब के बारे में 2 आपके ऊपर आरोप लगे हैं। क्या वो दबाव था मार्केट का? क्या बहुत मार्केटिंग करते संजीव पालीवाल, इतने बड़े पत्रकार हैं? हिंदी साहित्य ने तो गुलजार साहब तक को साहित्यकार नहीं माना। एक विवाद शुरू हुआ और ये मानिए आपकी किताब से ही हुआ। हिंदी साहित्य एक ऐसे टाइम ट्रैप में फंसा हुआ है कि वो उससे निकलने को तैयार ही नहीं। नैना के ऊपर केरल यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट पेपर लिख चुके हैं। एक बार किसी से मैंने पूछा कि इश्क क्या है, तो उसने कहा किताबें। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के हिंदी है हम प्लेटफॉर्म पर किताबों की बातें फिर से लेकर मैं आया हूं दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर के एक लेखक के साथ। दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर के बारे में आप जानते ही हैं कि ये वो किताबें होती हैं जिन्हें पाठकों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया होता है पिछले एक क्वार्टर में, और नीलसन के द्वारा ये सूची जारी की जाती है। इसमें कथा, कथेतर, अनुवाद और कविता, ये 4 श्रेणी में किताबें बताई जाती हैं। तो आज मेरे साथ जो लेखक यहाँ पर हैं वो एक क्राइम राइटर के तौर पर प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका करियर जो है एक पत्रकार के तौर पर रहा। बहुत वर्षों तक पत्रकार के रूप में जाने जाते रहे, अभी भी पत्रकार हैं, लेकिन पिछले 5 साल का उनका क्राइम राइटिंग का जो ये पूरा दौर रहा वो उनके पत्रकार के परिचय के ऊपर भारी हो गया है। और अब वो खुद भी कहते हैं कि मुझे पत्रकार नहीं, मुझे एक राइटर के तौर पर ही जाना जाए। उनका परिचय दूं उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने भी उनसे पूछा इश्क क्या है, तो उनका जवाब था ये इश्क नहीं आसान। तो आप समझ गए कि मैं बात कर रहा हूं संजीव पालीवाल जी की, जिनकी किताब मुंबई नाइट्स ने हाल ही में बहुत धूम मचाई है। इससे पहले उनकी किताबें नैना, पिशाच, इश्क नहीं आसान और मुंबई नाइट्स आ चुकी है। तो हम संजीव सर के साथ बात करते हैं। संजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं लेखक, उपन्यासकार, क्राइम फिक्शन राइटर संजीव पालीवाल और मैं आया हूं आप सबसे मिलने जागरण बेस्टसेलर में हिंदी है हम। संजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी मैंने किताबें पढ़ी, इनफैक्ट आपका चेहरा, जब मैं सही आपको बताऊं तो, और ये मैं दिखाऊं यहाँ पर कि नैना पहली किताब थी सर की जो मैंने पढ़ी। आने से पहले, मतलब इस किताब से पहले मुझे ऐसा ध्यान था कि शायद मैंने आपको कभी तो टीवी पे देखा है, और जब किताब आ गई उसके बाद मैं बिल्कुल चेहरे से परिचित हो गया। किताबों की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम जो आपके बहुत सारे पाठक हैं वो मुझसे भी ज़्यादा छोटे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि संजीव जी का पत्रकारिता का करियर कैसा रहा। क्या वो हमेशा टीवी में थे, प्रिंट में थे, या फर्क क्या रहा दोनों करियर में? देखिए मेरा करियर बहुत लंबा हो गया, अपने पाठकों की उम्र से कहीं ज्यादा लंबा मेरा करियर हो चुका है। तो मेरा 35 साल का करियर है जी, और अच्छी बात है, खुशकिस्मती कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं इतने साल के बाद भी। तो मैंने प्रिंट से स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारे ज़माने में जब हम पत्रकारिता शुरू करने वाले थे या चाहते थे, कोई पत्रकार बनना चाहता था, कोई और ऑप्शन था नहीं, एक अखबार ही होते थे। पर अखबार भी गिने चुने थे, जिसमें दैनिक जागरण सबसे ज़्यादा था। अगर दैनिक जागरण में उस ज़माने में नौकरी मिल जाती थी तो माना जाता था कि हाँ, आप पत्रकार बन गए हैं, कि कुछ आपने अचीव कर लिया है। तो मेरी तीसरी जॉब जो थी, एक्चुअली दूसरी जॉब जो थी, वो दैनिक जागरण की थी। तो मैं प्रिंट से होता हुआ टीवी में आया, टीवी से डिजिटल में गया और आज मैं किताबें लिख रहा हूं। तो ये मेरी जर्नी है और उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू हुई थी ये यात्रा मेरी। उस वक्त 1989 में मार्केट खुल रहा था अखबारों का। दैनिक जागरण नया नया बरेली में आया था और बस मुझे नौकरी मिल गई थी वहां, और वहां से यात्रा वहां से। हाँ, तो आपका जो एक होता है पत्रकारिता में बीट, तो आपका बीट क्या हमेशा एक ही रहा या ये बदलता रहा? अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जब मैंने शुरू किया अपना करियर तो मैं पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना जी। स्पोर्ट्स के साथ साथ मुझे फिर बिजनेस दे दिया गया। फिर जब मैं दैनिक जागरण में पहुंचा तो वहां मुझे रिपोर्टिंग में एजुकेशन बीट दे दी गई। तो मैं 3 साल तक एजुकेशन बीट कवर करता रहा। उसके बाद क्योंकि हर आदमी ग्रो करना चाहता है, मैं दैनिक जागरण से निकला और मैं मुरादाबाद गया अमर उजाला अखबार में। वहां उन्होंने मुझे क्राइम बीट दे दी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन कवर करता था। एडमिनिस्ट्रेशन, ये माना जाता है आप सीनियर रिपोर्टर हो जाते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है कि आप प्रशासन कवर कर रहे हो, आप बड़े रिपोर्टर हो गए। लेकिन जो हमारे एडिटर थे मुझसे खफा हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम प्रशासन नहीं करोगे, तुम क्राइम करोगे। मैंने कहा सर ये नहीं होगा,
मैं अपराध कवर नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा मेरा माइंडसेट नहीं है, मैं पोस्टमार्टम हाउस के चक्कर नहीं लगा सकता, मैं थानों में पुलिस वालों से बातचीत नहीं कर सकता, मेरा माइंडसेट नहीं है, मैं रोज जाके रोजनामचा नहीं पढ़ सकता, मुझसे होगा नहीं। वो नहीं माने, उन्होंने जिद की। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं करना तो पड़ेगा लाला। वो लाला शब्द बहुत बोलते थे। बोले लाला करना तो पड़ेगा। मैंने कहा नहीं सर, होगा नहीं। मैंने उसी दिन से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन में मुझे नौकरी मिल गई थी टीवी की। मैं दिल्ली आ गया। देखिए किस्मत यह है कि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करना नहीं चाहता था और किताबें क्राइम। मैं यही जानना चाह रहा था कि फिर ये क्राइम फिक्शन क्यों? क्योंकि आपका टीवी में भी जो मुझे याद है एक शायद गुड मॉर्निंग करके आपका सुबह सवेरे शो, सुबह सवेरे, तो वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो रहा। और ये हमेशा मुझे लगा कि अगर जब मैंने पहली किताब देखी थी और जब चेहरा मुझे याद आया तो मुझे लगा कि आपसे अगर मैं उम्मीद करता अगर शो के आधार पर देखता जाऊं तो फील गुड वाली कोई बुक होगी। हालांकि फील गुड उसमें भी ये पढ़ के जो रोमांच आता है वो एक चीज है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि वो फील गुड जो मोटिवेशनल तरह की किताब हो, वो ना हो के क्राइम पे आपने फोकस किया। देखिए क्राइम को लेके हमारे देश में ना बहुत भ्रांति है। क्राइम की किताबों को लेके लोगों को लगता है कि अगर ये अपराध कथाएं हैं तो पता नहीं क्या इसके अंदर विभत्स होगा, बहुत बहुत बकवास सी कोई चीज होगी जिसे और लुगदी साहित्य कह के लोगों ने और उसका नाम खराब कर दिया। जबकि क्राइम अपराध कथाएं वैसी ही अमूमन होती हैं जैसी तमाम अन्य तरह की किताबें होती हैं। अपराध में भी उतनी ही सामाजिकता होती है जितनी की बाकी उपन्यासों में होगी। तो वो एक माइंडसेट है, एक परसेप्शन है, एक भ्रांति है जिसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि मेरा जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे घर में सब तरह की किताबें थी। हमारे घर में शिवानी भी थी, हमारे घर में गुलचनंदा भी थे, हमारे घर में रानू भी आया करती थी, हमारे घर में महादेवी वर्मा की भी किताबें थी। क्योंकि माँ को पढ़ने का शौक था। धार्मिक और साप्ताहिक हिंदुस्तान भी आया करते थे जो माँ पढ़ा करती थी और उसमें तमाम सीरीज छपा करती थी। विमल मित्र भी छपा करते थे, मनोहर श्याम जोशी भी लिखा करते थे। तो आदत सबको पढ़ने की थी। लेकिन चस्का जो होता है वो चस्का था अपराध कथा पढ़ने का। सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ना है, हमको ओम प्रकाश शर्मा को पढ़ना होता था, हमें वेद प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज को पढ़ना होता था। ये सब लगातार पढ़ते थे। और बीच में हमारे बराबर में एक अंकल आके रहने लगे थे। वो सत्यकथा और मनोहर कहानियां लेके आते थे। उनका टूरिंग जॉब था। वो जब आया करते थे लौट के तो सत्यकथा और मनोहर कहानियां होती थी। वो चुपके से उनके यहाँ जाके वो पढ़ा करता था। माँ ने कई दफा मुझे इस वजह से पीटा भी कि सत्यकथा मनोहर कहानियां क्यों पढ़ता है तू। उसका एक्चुअली कवर पेज ऐसा होता था, उसमें सारी घटनाएं ठीक होती थी, लेकिन कवर पेज इतना प्रोवोकेटिव होता था कि उनको लगता था कि कोई गंदी किताब पढ़ रहा है। तो वहां से वो जो चस्का लगा था अपराध कथा पढ़ने का वो बरकरार था। दिल्ली आने के बाद जब मैं दिल्ली आया 1993 में तो जो नए दोस्त बने वो लोग अंग्रेजी में बहुत क्राइम पढ़ा करते थे। वहां से जो मुझे उन लोगों ने अंग्रेजी का क्राइम फिक्शन पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो एक अलग ही लेवल है। उस लेवल को मुझे समझ में आया और उसे पढ़ते पढ़ते अंदर से कुलबुलाहट होने लगी कि मैं भी लिख सकता हूं, मुझे भी लिखना चाहिए। हालांकि वो सोच बनने में 20 साल मुझे लग गए कि मुझे लिखना चाहिए, कि पहली भावना जब मन में जागी थी और किताब के आने तक वो 20 साल का इंतजार रहा, कोशिशें करता रहा, फेल होता रहा, थक हार के छोड़ दिया कि नहीं लिखा जाएगा, फिर सोचा लिखूं, पर वो सिलसिला चलता रहा। वो पता नहीं कैसे 1999 सन 2019 में जाके वो सिलसिला पूरा हुआ। तो बस कहने की बात होती है किताब तभी होती है जब उसे होना होता है। तो आपकी पहली किताब थी नैना। तो इस कवर पे लिखा हुआ है एक मशहूर न्यूज एंकर की हत्या। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो एंकर की हत्या हुई। एंकर की हत्या का इन्वेस्टिगेशन पूरा इसके अंदर है और वो हर 2-3 पेज के बाद एक नया ट्विस्ट आता हुआ आपको नजर आता है और यहाँ से किताब बांधे रखती है। तो हिंदी में बड़े समय के बाद मैंने कोई ऐसी क्राइम बुक पढ़ी थी जिसमें इतना मजा आया। और सबसे ज्यादा मजेदार ये था कि क्राइम की इससे पहले जो बचपन में मैंने किताबें पढ़ी कुछ पाठक जी की या वेद प्रकाश जी की, तो उनका हमेशा एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होता था जिससे मैं बहुत कनेक्ट नहीं कर पाता था। शायद उम्र भी कम थी, ये भी कारण होगा। लेकिन जब इस किताब को मैं पढ़ता हूँ तो न्यूज़ चैनल का एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए, मीडिया में रहने से शायद थोड़ा बहुत मैं वाकिफ हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत सारे पाठकों के लिए ये जो न्यूज़ चैनल का जो ऑफिस होता है उसका एनवायरनमेंट नया होता है, लेकिन वो कनेक्टिंग खटाखट होना शुरू हो जाता है कि किस तरह से न्यूज़ चैनल काम करते हैं। तो
अपने ही आसपास के एनवायरनमेंट को बुनने का जो पहला कारण था, क्या वो कंफर्ट था कि मैं इस एनवायरनमेंट को अच्छे से जानता हूं, या फिर आपने सोचा कि नहीं ठीक है न्यूज से ही शुरू करते हैं, सनसनी ज्यादा होगी क्योंकि न्यूज में सनसनी बहुत है आजकल? देखिए, मैं कोई जन्मजात लेखक नहीं हूं, जी, है ना। कुछ लोगों के पास ये विधा होती है, भगवान उनको दे देता है, गॉड गिफ्ट जो होता है कि आप बैठे हैं, आप लिखना शुरू कर दें। मैं ऐसा तो था नहीं, मैं तो पत्रकार रहा सारी जिंदगी। लिखना जरूर होता था, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं हम उसको लिखते थे, हम फिक्शन नहीं लिखते थे। फिक्शन हर कोई लिख भी नहीं सकता। एक लोग कहते हैं कि लिखना आसान है, पर होता नहीं है। जब आप लिखने बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि फिक्शन लिखना कितना मुश्किल है। मैं तो 20 साल से संघर्ष कर रहा था कहानी लिखने के लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं और ऐसी कौन सी चीज लिखूं। बहुत सारी मैंने कहानियां, मेरे पास अधूरी कहानियों का इतना भंडार है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अगर उन्हें पूरा करने लगूं तो शायद मैं सारी जिंदगी उनको पूरा करने में मेरी गुजर जाएगी। नई चीजें, नई कहानी मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी कहानियों का बैंक पड़ा हुआ है। तो मैं जब लिख रहा था, अचानक एक दिन, 2019 की बात है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं, 5 साल होंगे अभी अगले साल इसको। तो 2019 में बैठे बैठे मुझे ये ख्याल आया, अचानक से एक एंकर मेरे सामने से गुजरे और उस दिन वो बहुत चर्चा में थी। अभी क्या हुआ, पिछले 10-15 सालों के अंदर न्यूज एंकर स्टार्स बन गए, बहुत बड़े स्टार हैं। पब्लिक उनकी तरफ वैसे ही देखती है जैसे किसी मूवी स्टार को देखती है या किसी पॉलिटिशियन को देखती है, तो न्यूज एंकर्स भी अब वैसे ही है। तो मैंने सोचा कि ये एंकर जो आज इतनी बड़ी चर्चा में है, मान लो इनको कुछ हो जाए तो इस देश में क्या होगा। उस एक थॉट से इस कहानी का जन्म हुआ। तो इसमें मेरे लिए आसानी ये थी कि ये कंफर्ट जोन था, मेरी जानी पहचानी दुनिया थी जिसके बारे में मुझे कुछ सोचना नहीं था, मैं आंख बंद करके लिख सकता था। और मेरे मन में एक गुस्सा और था। मेरे मन में गुस्सा ये था, मैं जितनी फिल्में देखी, जितनी वेब सीरीज देखी, किसी में टीवी ढंग से न्यूज चैनल दिखाए नहीं गए। सब ऐसे बैठ के लिख देते हैं जैसे उन्हें कुछ पता तो है नहीं कि न्यूज चैनल काम कैसे करते हैं। मैं जो लिखना चाहता था, जो मैं प्रेजेंट करना चाहता था, वो कंटेम्प्रेरी फिक्शन प्रेजेंट करना चाहता था, समकालीन और ऑथेंटिक। जो लिखा जा रहा है वो वैसे ही होता है। जो आपने कहा ना कि जब हम पढ़ते थे तो कोई और ही दुनिया होती थी, जी, हमारे देश में जो भी अपराध कथाएं लिखी गई वो किसी और ही दुनिया की लिखी गई। जबकि मेरा मानना यह है कि जब आप कोई भी कथा लिखते हैं वो अपने आसपास की होनी चाहिए, वो किरदार हमें अपने जैसे लगने चाहिए। जबकि इस देश में इतना क्राइम होता है, इतनी अपराध कहानियां रोज आप पेपर उठा के देख लीजिए, वो हमारे जैसों की ही तो होती हैं। और किसकी होती है? तो हम अपने जैसों की कहानियां क्यों नहीं लिखते? दरअसल लोग डरते हैं, लोग लिखना नहीं चाहते, उसमें मेहनत लगती है, किरदारों को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने कहा मैं अपनी ही कहानी लिखूंगा। मेरे ऊपर चैलेंज था बहुत बड़ा कि मुझे जज किया जाएगा और किरदारों को जज किया जाएगा। इसमें जितने किरदार हैं सब कोई खोजेंगे, मेरे न्यूज चैनल में ही हर आदमी खोजेगा ये कौन एंकर है, इसका बॉस कौन है, इसका ये कुलीग कौन है। ये बड़ा खतरा था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। उसी न्यूज रूम में, जिस इंडस्ट्री में मैं 1994 में आया था, सन 2020 में ये उपन्यास आया है, तो मैं इतने साल काम करने के बाद लोग कहेंगे तो यार तुमने अच्छा नहीं किया है। लेकिन थैंकफुली, टच वुड, किसी ने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। और मुझे खुशी हुई ये सोच के कि चलो मेरी कलम में ये कमाल था कि किसी कोई ऑफेंड नहीं हुआ उससे, किसी को ये नहीं लगा कि मेरे ऊपर यार तुमने ऐसा लिख दिया। लेकिन पाठकों ने बहुत कोशिश की। मैं जब इसके कमेंट्स, रिव्यूज जब पढ़ रहा था उस दौर में, जो लोग पोस्ट भी लिख रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आप ही के चैनल से, ऐसा भी नहीं हो रहा था कि वो बाकी चैनल में ढूंढ रहे हो। अब चूंकि आपके ही चैनल से उन्होंने आपने लिखी है तो आप ही के चैनल से ढूंढ रहे हैं कि ये इसका कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर है। तो कभी भी एंकर्स तक भी खबर तो पहुंचती होगी कि लोग मेरे से इस कैरेक्टर को जोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी किसी ने कभी भी कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। मजे की बात है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर, अच्छा फलाने पे लिखिए, अच्छा फलाने पे लिखिए। तो लेकिन देखिए, एज ए राइटर हमारा क्या काम है? एक लेखक के तौर पर हमारा काम है कहानी कहना जी। कोई पॉइंट स्कोर करना तो है नहीं, किसी से बदला तो लेना है नहीं। तो जब आप एक अच्छी कहानी कहेंगे तो आप दिल से वो कहानी कहते हैं, आपके दिल में कोई मैल नहीं होता। आप वो लेखक को मैं अच्छा नहीं मानता जो दिल में मैल लेके किसी को सबक सिखाने के लिए कुछ लिखता है। मैं सबक सिखाने के लिए, मैं एक अच्छी कहानी कहने के लिए लिखता हूँ। मेरा मकसद लोगों का मनोरंजन करना है, किसी के मुंह पे कालिख मलना नहीं है। जो आपने कहा कि लोग दूसरे को कहते थे, तो ये मेरे साथ हुआ। मेरा चूंकि पॉलिटिकल उपन्यास था तो बहुतों ने पूछा कि अरे ये फलाने नेता से तुमको किसी नेता ने टोका नहीं क्या कि आपने मेरी कहानी कैसे लिख दी? और मैंने कहा कि कोई नेता हिम्मत करके तो कहे कि ये मेरी कहानी है, तो वहीं पर सुरक्षित था मैं।
जब हम क्राइम फिक्शन की बात करें तो पहला परिचय मेरे ख्याल से देश में सबसे ज्यादा लोगों का हुआ होगा तो सुरेंद्र मोहन पाठक जी से हुआ होगा। आपकी उनसे मुलाकातें भी होती रही हैं, हम उसमें बातचीत, तो कैसा उनके साथ किस तरह का अनुभव है? अरे भाई, मैं तो उनको गुरु मानता हूँ मिलने से पहले से, जब से मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य हैं वो मेरे लिए तो। और मैंने अपनी नई किताब जो है उन्हीं को डेडिकेट की है, क्योंकि मैं करना बहुत पहले चाहता था, लेकिन कई बार होता है कुछ कुछ करते हुए, तो मैं पत्रकार ही नहीं बनता। अगर सुरेंद्र मोहन पाठक साहब ने सुनील कुमार चक्रवर्ती ना लिखा होता, अगर उन्होंने ब्लास्ट अखबार को ना दर्शाया होता, तो मैं संजीव पालीवाल बतौर पत्रकार आपसे बात ही नहीं कर रहा होता यहाँ पर। तो मेरी जिंदगी में तो उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ऐसे किरदार रचे, ऐसी कहानियां रची जिसने मुझे पत्रकार बनने के लिए प्रेरित कर दिया, इंस्पायर कर दिया। तो उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। और जब जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से मिलते हैं। एकदम यश चोपड़ा की जो पंजाबी किरदार थे ना, बड़े दिल वाले, ओए पुत्र आ जा, बैठ जा, क्या पिएगा, अमरीक सिंह काला बिल्ला, बढ़िया ब्लैक लेबल स्कॉच, या जो भी उनके पास उस वक्त स्कॉच होती है वो पिलाते हैं। हाँ। बहुत आनंद से और बहुत मजे से बातें करते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। मुझे तो उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है। बहुत अच्छे इंसान है। मतलब एक लेखक का दिल कितना बड़ा हो सकता है, ये सुरेंद्र मोहन पाठक को देख के समझ में आता है। जितने बड़े लेखक हैं उससे बड़े वो इंसान हैं, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ मैंने बड़े छोटे दिल वाले लेखक देखे हैं, इतने साल गुजर गए, लेकिन पाठक जी जैसा दिल किसी के पास नहीं है। कुछ और हिंदी क्राइम राइटर से मुलाकात हुई? वेद प्रकाश शर्मा मेरी नहीं, मेरा मिलने का मन ही नहीं किया किसी से, सच्ची बात ये है। मैं पत्रकारिता में आने के बाद एक ही इंसान से मिलना चाहता था, वो थे सुरेंद्र मोहन पाठक। और उनसे मुलाकात मेरी जागरण संवादी के एक कार्यक्रम में हुई थी, जब उनकी किताब को बेस्ट सेलर अवार्ड मिला था। वो मेरी पहली मुलाकात थी। तब तक मेरा कोई उपन्यास आया नहीं था, नैना भी तब तक आई नहीं थी। तो मेरी पहली मुलाकात वहां हुई उनसे। उसके कुछ महीने बाद नैना आई, तब मैं नैना लेके उनके पास गया था, और मेरी प्रॉपर मुलाकात वो उनसे थी। अच्छा, आपने एक ये बताया कि क्राइम के साथ जो आपका परिचय हुआ वो इंग्लिश बुक्स आपके कलीग्स के थ्रू हुआ। मैं कई इवेंट्स में जाते हुए, जहाँ की सिर्फ हिंदी के लोग नहीं होते, अंग्रेजी के ज़्यादा होते हैं, मैंने एक बार लिखा भी था इसके बारे में कि मैंने देखा एक पूरा ग्रुप, महिलाओं का ग्रुप था, जो बैठ के ये चर्चा कर रहा है कि किसी एक क्राइम राइटर आए हुए थे इंग्लिश के, उनकी किताब के साथ वो आपस में फिर चर्चा कर रहे हैं, इंडियन क्राइम राइटर्स एज वेल एज जो बाहर के हैं। तो क्राइम फिक्शन को लेके इतनी बढ़िया चर्चा चल रही थी, और मुझे लगा कि यार ये कैसे हिंदी में ऐसा क्यों नहीं होता। अब 5 साल से करीब आप भी देख रहे हैं राइटिंग के साथ, तो ये क्या माइंडसेट का डिफरेंस है हिंदी लिटरेचर में और इंग्लिश के पाठकों को? एक देश के अंदर ही अंग्रेजी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। सर, हमारे ना साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इन्होंने जो नीचे का लेवल है ना, उसको एकदम जड़ से खत्म कर दिया। सब लोगों के माँ बाप के घर मन में जहर भर दिया कि बच्चा अगर ये पढ़ेगा तो कोई खराब चीज पढ़ रहा है, क्राइम पढ़ना जो है वो गुनाह है। ये हमारे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है, मैं अपने साथ भी देख के आया हूँ। और ये पिछले 30-35 साल से, 40 साल से एक सिलसिलेवार तक से तरीके से इसको खत्म किया जाता रहा। चाहे वो सुरेंद्र मोहन पाठक हो, वेद प्रकाश शर्मा हो, सबको खत्म किया गया कि नहीं नहीं ये मत पढ़ो, ये लुक दिया कर करके। कौन कर रहा था? वो ऐसे लोग कर रहे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही कोई ढंग की कोई चीज लिखी होगी कभी। आप उनसे पूछिए तुमने क्या लिखा है भाई, तुम किताब लिख के दिखा दो ना, अच्छा क्या लिख रहे हो तुम, कौन सा मनोरंजन कर पाए या क्या कर पाए? आप बताइए ना, कितने राइटर पैदा कर लिए आपने? आपके तो राइटर ही खत्म हो गए। गिनती के राइटरों का मैं इंटरव्यू करता हूं इतने सालों से, सबसे पूछता हूं क्या पढ़ा तुमने? किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। बहुत हो कि किस लेखक का नाम सुना? प्रेमचंद का नाम सुना है। इस पीढ़ी का क्या होगा, उस देश की कला संस्कृति का और साहित्य का क्या होगा, जिसको यही नहीं पता कि प्रेमचंद के बाद भी कोई लिखने वाले पैदा हुए या नहीं हुए? बहुत होता है। तो आज की तारीख में वो 3-4 नाम ले लेते हैं। वो 3-4 नाम कौन है? आप भी उसमें से एक हैं। हाँ, नवीन चौधरी को पढ़ा है, दिव्य प्रकाश दुबे को पढ़ लिया उन्होंने, सत्यव्यास को पढ़ लिया, नीलोत्पल मणाल को पढ़ लिया। अपना नाम लेने की मुझे अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये 4-5 लोगों को वो पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप 4-5 लोग बोलते हैं, बात करते हैं, अपनी किताबों के बारे में बताते हैं, और ये आपके ऊपर इल्जाम है कि आप क्यों बताते हैं कि आपने अपनी किताबें लिखी। तो बताइए उस साहित्य का क्या होगा जिसको अपनी किताब का नाम लेने में वो कहता है कि शर्म आनी चाहिए तुमको। तो हम लोगों के साथ क्या हुआ, जो पिछले पाठक साहब को किसने माना लेखक? हिंदी साहित्य ने उनको नहीं माना। हिंदी साहित्य ने तो गुलजार साहब तक को साहित्यकार नहीं माना, अब जाके माना। उनको ज्ञानपीठ भी मिल गया, उसके बाद भी उनको साहित्यकार नहीं मानते। उनको साहित्य अकेडमी मिल गया, फिर भी साहित्यकार नहीं मानते। इस बार साहित्य आज तक जागृति सम्मान भी मिल गया, तब भी नहीं मानेंगे।
उन्होंने तो तमाम लोगों को नहीं माना, तो उस साहित्य की क्यों चिंता करनी और किस लिए चिंता करनी, मैं परवाह नहीं करता। देखिए एक विवाद शुरू हुआ और ये मानिए आपकी किताब से ही हुआ, मतलब चलता तो पहले ही रहा है, लेकिन आपकी अभी मुंबई नाइट्स आने के बाद दोबारा नए सिरे से वो था साहित्य बनाम लुगदी। अब मेरी जो समझ है पढ़ने को लेके, हालांकि मैं लुगदी साहित्य कभी समझा ही नहीं, मेरे को किताब समझ में आई, उसका टॉपिक क्या है समझ में आया। फिर भी अगर मैं बांटना चाहूं तो मुझे लगता है कि एक विशुद्ध साहित्यिक कृति है, दूसरी कृति है जिसको कि पाठक जी जिनकी कहानी को उन्होंने लुगदी कहा, एक तीसरी कृति ऐसी है जो विशुद्ध साहित्यिक न होते हुए भी सामाजिक एंगल को दिखाते हुए एक इंटरेस्टिंग तरीके से आती है, जिसमें आपकी एक किताब आती है। जब हम उस न्यूज़ एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैं कह रहा था कि पाठक जी किताबों में अपनी दुनिया नहीं देख पाया, लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ एक एंकर मेरे सामने है, मेरे को हमेशा एंकर स्टार दिखता है, लेकिन उसकी एक निजी जिंदगी है, उसका अपना परिवार है, वो कैसे है, ये सारी चीज़ें हमें सोशल एंगल भी किताब में दिखता है, और उसके बाद वो क्राइम वाला एक थ्रिल का एस्पेक्ट भी है। तो साहित्य बनाम लुगदी जो है हिंदी में जो दिख रहा है, इससे इतर आप और किन चीजों को देख रहे हैं, या किस तरह से आप नए पाठकों को भी मैं चाहूंगा कि समझना। देखिए, मेरा तो पाठक बहुत सिंपल है। मैं तो 18 साल से 35 साल की उम्र के लोगों के लिए लिख रहा हूँ, मैं उन सो कॉल्ड साहित्यकारों के लिए तो लिख ही नहीं रहा हूँ। मेरी किताब पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े, जो पढ़ता है वो सर आंखों के ऊपर। आप खारिज भी कर देते हो तो थैंक यू सो मच। पर आपने जो एज की बात की 18 से 35, अब ये हो गया टारगेट ऑडियंस, जो हम मार्केटिंग वाले बात करते हैं, ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस रखना चाहिए क्या? राइट, क्यों नहीं रखना चाहिए? आप मुझे बताइए। मैं तो न्यूज का आदमी हूँ। देखिए, मैं हूँ न्यूज का आदमी, और सारी जिंदगी मुझे ये समझाया गया SEC A, SEC B, SEC C, है ना। अब मैं किसको समझाऊं जाके कि तुमको पता है SEC A, SEC B, SEC C क्या होता है? नहीं समझा सकता मैं लोगों को। लेकिन हम जब न्यूज बनाते थे तो हमको पहले दिन से समझाया गया कि तुम्हारे किन शहरों में तुमको ज्यादा देखा जाता है, तो मैं उन शहरों के लोगों के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर टारगेट करूंगा ना। मुझे पता है तो मैं कर सकता हूं, आपको पता ही नहीं है इसलिए आप दूसरे को खारिज कर दोगे। आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप खारिज करते रहते हो। अरे भाई, लिखना सीख लो, टारगेट करना सीख लो, तब कुछ कर लो। तुम पता नहीं किसके लिए लिख रहे हो। मैं जर्नलिस्ट हूं, ठीक है, मुझे क्या आता है? खबर लिखना आता है। किसके लिए लिखना आता है? मासेस के लिए लिखना आता है। मैं सामान्य से सामान्य गोष्ठी को भी निहायती बोरिंग, जिसमें 2 आदमी नहीं बैठे हों, 3 आदमी गपशप करके 1 घंटे में चाय पी के बिस्किट खा के चले जाएं, उसको भी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकता हूं जितने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बोला नहीं है। ये मेरा हुनर है। तो मैं अपनी किताब को, जो गूढ़ साहित्यिक होते हुए भी इतना मासी बना देता हूं कि दूर दूर तक लोगों के बीच पहुंच जाती है। तकलीफ यहां है। यह है तकलीफ कि मुझे अपने प्रोडक्ट को मासी बनाना आता है। मुझे पता है कि मेरा पढ़ने वाले लोग कौन हैं। मैं वो सब हथकंडे कह लीजिए उसको, उस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, या उसको मैं हथियार अपना बना लेता हूं जी। मैं कर जाता हूं। मुझे पता है कैसे बेचना है। आपको बेचना नहीं आता, आपका मुंह नहीं खुलेगा, आपकी जबान से वो शब्द निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हिंदी साहित्य एक ऐसे टाइम ट्रैप में फंसा हुआ है कि वो उससे निकलने को तैयार ही नहीं है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैं हिंदी साहित्य के खिलाफ नहीं हूं, हिंदी साहित्य हमारे खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। मेरा टारगेट ऑडियंस और मेरा पढ़ने वाला कौन है? जो OTT देखता है। मैं उसको अपनी किताब पढ़ाना चाहता हूं। मेरी किताब पढ़ेगा, उसको किताब पढ़ने की ललक बढ़ेगी, वो किस तरफ जाएगा? साहित्य की तरफ जाएगा और अच्छा पढ़ने जाएगा। मैं उसकी समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको किताबों की तरफ खींच के लाना चाहता हूं। ये क्या है? ये दूसरे को गाली दे के किताबों से दूर करते हैं। उसे कहते हैं जाओ तुम किताबों से दूर हटो, किताबें तुम्हारी दुश्मन है, ये किताबें मत पढ़ो। ये फर्क है हिंदी के कुछ, सब नहीं, कुछ साहित्यकारों में, जो लोगों को किताबों से दूर करते हैं, हम किताबों के पास खींच के ला रहे हैं। इस बात को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसको कोई नहीं मानता कि भाई हम पाठक को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी दुनिया में, जिनको तुमने भगा दिया अपनी हरकतों से। पर एक किसी ने पोस्ट लिखी थी, क्योंकि जो आपने ये बात कही है, मैं भी कहता हूं कि भाई पाठकों का किताबों से जुड़ना जरूरी है, पढ़ने की आदत पड़े फिर आगे बढ़े। लेकिन किसी ने उसके विरोध में ये लिखा कि तो शुरुआत हम आप लोगों से ही क्यों करें, हम सीधे ही उनको ऊपर से क्यों न पढ़ाएं? तो जरूरी हाँ। आप 10वीं क्यों करते हैं, 11वीं क्यों करते हैं, 12वीं क्यों करते हैं, BA MA क्यों करते हैं? सीधे PhD कर लीजिए ना, कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? कर सकते हैं आप। अगर पैदाइशी माँ के पेट से इतनी समझ लेके पैदा हुए हो तो व्हाई नॉट, पढ़ो ना। हम नहीं कह रहे, हम तुमसे कह ही नहीं रहे कि तुम हम पढ़ो। हम भाई जो पढ़ना चाहता है उसको खींच के ला रहे हैं, क्योंकि उसको वो किताबें मिल नहीं रही हैं, कोई उसे बता नहीं रहा है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, अरे भाई तुम्हारे पास समझ है, थैंक यू सो मच यार, इतना टाइम तुमने दिया, तुम बहुत अच्छा पढ़ो,
तुम सारे नोबेल लॉरिएट पढ़ो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जो ये पढ़ना चाहता है उसको रोको मत, हमें मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे उससे। अच्छा, मैं इस पे हालांकि सवाल मेरे पास और है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन किताब की चूंकि बात हम कर रहे हैं, तो अब दूसरी किताब जो आई थी पिशाच, एक फेसबुक पोस्ट, कई हाई प्रोफाइल मर्डर। अब इससे ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इसके अंदर क्या होगा। और चूंकि जब ये नाम था पिशाच, तो नैना नाम तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। पिशाच के बाद सर को लोगों ने, बहुतों ने कहा था, ये मुझे याद है, कि ये कैसा नाम रख दिया, और लोगों ने भूता कहानी लिख दी, मैंने कोई हॉरर स्टोरी लिख तो दी। वो कैसा, ये नाम के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? मैं एक इंसान के अंदर जब कोई एक वहशी दरिंदा होता है ना, मैं वहशी भी लिख सकता था, दरिंदा भी लिख सकता था, लेकिन मुझे लगा कि कहानी में पिशाच ज्यादा, पिशाच की ये फीलिंग आती है जो खून चूसता है, और एक ऐसे ही पिशाच की कहानी है जिसने वाकई खून चूसा बहुतों का। मैंने वो कहानी लिखी थी, तो मैं तमाम सोच विचार के बाद पिशाच रखा और खून के चींटे डाले इसके ऊपर जी, कि यार वो दरिंदगी जो तकलीफ से मैं गुजरा इसको लिखते हुए या उस कहानी को पढ़ते हुए, मेरी सारी कहानियां देखिए इसी समाज से निकली हुई कहानियां हैं। मेरी कहानियां किसी हवा से आई हुई कहानियां नहीं है जो मैंने उठा के कहीं लिख दी। इसी समाज से हमारे बीच जो घटनाएं घट रही हैं, मैं वही कहानी कहता हूं। मैं कोई हवा की, मैं बार बार कहता हूं, ये समकालीन कहानियां हैं, कंटेम्प्रेरी स्टोरीज हैं जो हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं। बतौर पत्रकार मैं उन्हें देख पाता हूं, मैं लिख देता हूं। तो ये कहानी भी एक सच्ची कहानी से शुरू हुई थी। जैसे वो ट्विटर के ऊपर जब हंगामा मचा था नैना, उससे शुरू हुई थी। ये एक फेसबुक पोस्ट से, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी थी, उस पोस्ट को पढ़ के मैं हिल गया था। उस पोस्ट के बाद मैंने ये कहानी लिखनी शुरू की, जो कि पिशाच के नाम से सामने है। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक्सपेरिमेंट किया, और वो मतलब एक पाठक के तौर पे मैं आधी किताब में आता तो चौंक गया। नैना की कहानी जो है, नैना का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई, नैना में होना था उसी किताब में। जब ये किताब आती है, पढ़ते पढ़ते नैना का जिक्र आना शुरू होता है फिर से, और नैना का जिक्र आते आते एक नया ट्विस्ट आता है। और वो नया ट्विस्ट क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। लेकिन नैना को पिछली किताब के कैरेक्टर को फिर से यहाँ पर लेके आ जाना, और उसकी पूरी की पूरी कहानी जो आपने पिछली किताब में की, आपने उस पूरी कहानी को वापस से पलट दिया, अपनी ही कहानी को पलट दिया। ये अब फिर से वो मार्केटिंग गिमिक था, या ये एक राइटर का एक वो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस था कि क्या मैं अपने ही पाठक को और अपनी ही राइटिंग को फिर से चैलेंज करूं? मेरी कमी थी नैना में। मैं नॉवलिस्ट तो था नहीं। मैं जब नैना लिख रहा था, मैं बहुत ऑनेस्ट बात आपको बता रहा हूं कि लेखक के साथ होता क्या है। मैं अधकचरा लेखक था, पहली किताब थी मेरी, और किताब लिख दी, किताब आ गई, किताब छप गई, किताब क्रिटिकली भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और पॉपुलर भी वो हो गई। लेकिन कुछ जो अच्छा क्राइम पढ़ने वाले थे, उन्होंने मुझसे 3-4 सवालों के जवाब मांगे, और मेरे पास जवाब नहीं थे। उनमें से एक पाठक साहब भी थे। उन्होंने, पाठक साहब ने मुझसे कहा, देख पुत्र, ऐसी कोई भी चीज मत लिख जिसका जवाब तेरे पास ना हो। तो जब मैं पिशाच लिख रहा था, तो बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था, वो सवालों के जवाब देने हैं, और इत्तेफाक कहिए, ऊपर वाले की कृपा कहिए, वो कहानियां दोनों ऐसी जुड़ गई कि मैंने जो अधूरे सवाल थे उनके जवाब दे दिए इसके अंदर। तो वो होना था, वो मेरी कोई कोशिश नहीं थी, बस मेरे दिमाग में वो सवाल रह गए थे जो 2-3 लोगों ने मुझसे पूछे थे, और मुझे अपनी कमी का एहसास हुआ उस किताब के अंदर कि यार वो वाकई बात तो सही है, मैंने लिख तो दिया, ये लाइन लिखी है, लेकिन इस लाइन का आगे हुआ क्या। तो वो जो जवाब है इसमें, वो पिशाच में मैंने दिए हैं। तो कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट करनी पड़ी उसके अंदर, एक लेखक को जिंदा करना पड़ा। थोड़ा सा मैं ट्रेंड भी हो गया था उसमें, रॉ था मैं नैना में बिल्कुल। पिशाच आते आते मुझ में थोड़ी सी समझ ज्यादा पैदा हो गई थी, तो वो उसका नतीजा, उसका परिणाम जो है, उसका रिजल्ट जो है, वो पिशाच में सामने आया। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो युवा हम लोगों से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि लिखना कैसे है, आप इस हम्बलनेस को देखिए, और यही सीखने वाली बात है कि कह रहे हैं कि मेरी पहली किताब में क्या कमियां थी। आपको फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। एक बेहतर राइटर होने के लिए अगर आपने फीडबैक नहीं स्वीकार किया, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वही करते रहेंगे। और संजीव सर, ये मतलब मैं इसकी बड़ी तारीफ करूंगा इस चीज़ की कि इतने एक्सपीरियंस के बाद आपके पास ये ऑप्शन था, खारिज कर दो, पढ़ा तो जा ही रहा हूँ मैं, किताब तो बिक ही रही है मेरी, तो मैं क्यों सुनूं। लेकिन आपने उस चीज़ को किया। अच्छा, एक चीज़ और भी, जब ये तीसरी किताब आपकी आई, ये इश्क नहीं आसा, तो अब हमने मार्केटिंग की बात काफ़ी की।
आपके दोनों किताबों में और मुंबई नाइट्स में भी चर्चा खूब हुई। इस किताब के टाइम में आप कहीं ना कहीं ठंडे पड़ गए वो मार्केटिंग को लेके, कि उतनी आपने बात नहीं की जितनी सामान्य तौर पे आप किताबों को लेके जब बात करते हैं, एक बिल्टअप करते हैं। इस किताब के, अच्छा ये मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं इसके विषय के बारे में मैं नहीं बात कर पाऊंगा, बाकी तीनों मैंने पढ़ी हुई है। तो मैं आपसे दो सवाल, एक तो थोड़ा सा मैं इसके विषय के बारे में जानना चाहूंगा कि किताब का विषय क्या था, मेरी जानकारी भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ क्या वो दबाव था मार्केट का, क्या बहुत मार्केटिंग करते हैं संजीव पालीवाल, इतने बड़े पत्रकार हैं, क्यों अपनी किताबों को लेकर इतना बेचते हैं, ये आपके ऊपर आता रहा है, क्या उसका भय कहीं इस किताब के प्रमोशन टाइम आया था? नहीं, कोई भय नहीं था जी। पहली बात तो ये था कि जब मैं ये किताब मैंने लिखनी शुरू की तो मैं मुंबई नाइट्स लिख रहा था ऑलरेडी, और मुंबई नाइट्स में आधी लिख चुका था। पिशाच खत्म होते ही मैंने मुंबई नाइट्स लिखना शुरू कर दिया, तो आधी लिखने के बाद मैं रुक गया था। मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे करना क्या है इस किताब के साथ। जी। इस किताब का जो अंत था मुंबई नाइट्स का, जो मैंने सोचा था उसे लिखने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, सच्ची बात यह है। तो मैं वहां थम गया, मैं आधी कहानी पे जाके वहां रुक गया कि यार ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं लिख सकता। अपने अंदर भी द्वंद चलता रहता है ना कि हम क्या इतना विभत्स या इस घटना को इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं थम गया। फिर ये जो इश्क नहीं आसान दरअसल एक विशुद्ध प्रेम कहानी है और एक यात्रा वृत्तांत है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। राजस्थान ले जाता हूँ मैं लोगों को, जैसलमेर शहर, पूरा जैसलमेर घुमाता हूँ। इसमें यूजुअली हमारे देश में इस तरह की कहानियां शायद कम लिखी गई हैं कि आप एक टूरिज्म को भी उसके अंदर कवर कर लें पूरा। तो जैसलमेर, कुलधरा जहां से मैं आता हूँ, पालीवाल आते हैं, उसकी कहानी है इसके अंदर, और फेसबुक पे मिलने वाले दो लोगों की कहानी है, एकदम कंटेम्प्रेरी कहानी। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब टिंडर पे भी होते हैं और जगह भी होते हैं, लेकिन ये विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया, फेसबुक पर दो अजनबी लोग जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ क्या होता है, और उसके पीछे थोड़ा सा बिजनेस है, थोड़ी सी हिस्ट्री है, लेकिन विशुद्ध प्रेम कहानी है। तो ये है, लेकिन मेरे को कहानी मिल गई। अब मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि मुझे ये कहानी मिल गई, बैकग्राउंड मेरे पास थी, मैं पालीवाल हूँ, कुलधरा हमारा गांव है और उसका अपना एक इतिहास है 500-700 साल का। वो मैं इतिहास लिखना चाहता था। जब मुझे कहानी मिली, कहानी मेरे दिमाग में आ जाए, और बतौर लेखक एक बार जब कहानी आ जाती है ना दिमाग में, फिर वो रुकती नहीं है, फिर वो जबरदस्ती लिखाती है। तो मैं इस डिलेमा में था बहुत दिन तक, ये द्वंद मेरे मन में चलता रहा, मुझे लिखनी चाहिए या नहीं, मुझे एक क्राइम राइटर ही बने रहना चाहिए या एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया बगैर ये सोचे समझे कि मुझे क्या करना है। अरे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसकी मार्केटिंग कम की, जबकि मुझे लगता है कि मैंने कोई कम की नहीं, मैंने पूरी जोर लगाई, लेकिन बतौर लेखक मेरी पहचान क्राइम राइटर ही बन गई है, तो लोगों ने उस पर ज्यादा उतनी तवज्जो दी नहीं। मैं संभवतः शायद उस समय, हाँ, चूंकि चुनाव में व्यस्त था, तो हो सकता है मेरे, ये पिछले साल आई थी नवंबर। जी जी, 24 नवंबर को पिछले साल रिलीज हुई थी। अच्छा, तो अभी ठीक 1 साल हुआ है। तो ऐसा क्या कोई मुहूर्त, आपकी किताब अक्टूबर नवंबर में ही आती है? कोई आप मुझे लगता है पंडितों से दिखवाया? नहीं, पंडितों से नहीं लिखवाया, क्योंकि देखिए मैं बहुत मॉडर्न आदमी हूँ, बहुत ज्यादा मॉडर्न, और मुझे ये पता है इतने साल गुजारने के बाद कि किताबों के लिए सबसे अच्छा महीना या किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है। तो हमारे देश में सितंबर ऑनवर्ड्स जो है बहुत ज्यादा, आपको पता है, कैंपेन शुरू होती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन यहां से स्टार्ट होता है। उससे पहले तो आपके श्राद्ध चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो एक उल्लास और उत्सव का माहौल जो है सितंबर अक्टूबर में आता है। तो मुझे लगता है कि किताबें उसी वक्त आए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जब आप एक बड़े लेखक हो जाते हैं और आपके पास ये लिबर्टी हो जाती है कि आप अपना वक्त खुद चूज कर सकें जी। तो पिछले साल ये इश्क नहीं आसा आई थी उसी टाइम पर, इस बार मुंबई नाइट्स आई। तो और फेस्टिवल भी होता है, देखिए लिटरेचर फेस्टिवल सारे इसी वक्त होते हैं, सब कुछ ऐसे ही शुरू होता है। तो जो भी हैं किताब लिखने वाले हैं उनको समझ लेना चाहिए कि उनको अपनी किताब कब लानी है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। देखिए मैं तो खुल के सारी बातें करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि 1-2 नहीं, इस देश को 10-20 हजार लेखकों की जरूरत है। जितना ज्यादा लोग लिखेंगे उतना हर लेखक का फायदा होगा। मैं आगे सवाल पूछूं उससे पहले एक घटना बताता हूं। कुछ समय पहले मुंबई में एक सुपरस्टार ने आत्महत्या कर ली। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातें हुई, कुछ लोगों ने हत्या की साजिशें की बात की, सोशल मीडिया पे जस्टिस, उसके नाम से जस्टिस की बात होनी शुरू हुई। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। इसके बाद एक किताब आती है संजीव सर की, जिसका नाम है मुंबई नाइट्स। यहां रातें मदहोश हैं और राज घातक, मरना मना है, और पीछे लिखा हुआ है माया नगरी मुंबई में एक बड़े फिल्म स्टार रोहित शंकर सिंह की मौत।
अब मैं ये प्रश्न तो नहीं पूछूंगा कि क्या ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है, कि सर ने बताया कि हमेशा हम एनवायरनमेंट अपने आसपास का आप देखते हैं। सर इस किताब की खूब चर्चा हुई, लोगों ने खूब पढ़ा और उस राइटर के फैन ने भी पढ़ा, लेकिन इस किताब के बारे में 2 आपके ऊपर आरोप लगे हैं और मैं उसी के बारे में बात करूंगा। पढ़ने में मजेदार है, ये तो आपको पाठकों के रिव्यू से समझ ही आ गया होगा, लेकिन जो आरोप है उसकी हम बात अवश्य करेंगे। एक आरोप एक बड़े पत्रकार ने, फिल्म पत्रकार हैं, उन्होंने लगाया कि आपने उस दुनिया को देखे बगैर ही उसके बारे में लिख दिया है, जिससे कि कई बार ऐसी घटनाओं के अंदर जो होता है ना कि लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं, ये किताब उस स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा देगी, ये उनका एक कहना है। और एक दूसरा ये है कि आपने मुंबई जाए बिना ही इस किताब को लिख दिया, मुंबई की दुनिया के बारे में, फिल्मी दुनिया के बारे में, बगैर उसकी पार्टीज का हिस्सा हुए। तो इन दोनों के बारे में आप किस तरह? सर दोनों में अलग अलग राय है जी। एक राय तो आपने जो बताई है, दूसरी राय ये है कि मैंने मुंबई को इतना ऑथेंटिक लिख दिया बगैर जाए हुए, लोगों ने ये भी लिखा जी है। जी जी, है ना। तो अब मैं किस बात पे को सच मानूं? एक पत्रकार कहते हैं मैं मुंबई गए बगैर मैंने मुंबई को लिख दिया, ठीक नहीं लिखा। एक पत्रकार कहते हैं बगैर मुंबई जाए कोई मुंबई को इतना अच्छे से लिख सकता है, ये कल्पना से भी परे है। तो दोनों तरीके के रिव्यूज है। तो पहली बात तो ये हो गई, ये बात सही है कि मैं मुंबई 20 साल में 2 ही बार गया हूं, लेकिन मेरे 20 से ज्यादा दोस्त हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। सच्ची बात यह है, बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, वो मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता हूं। ठीक है, तो कदम रखना जरूरी नहीं है। जब आप लोगों से बात करते हैं आपको पता होता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको असहज नहीं करना चाहता। अब दूसरा सवाल जो आपका था, देखिए ये कहानी अगर लोगों में भ्रांतियां बढ़ेंगी तो मौत को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए जी। 4 साल में क्या हुआ? तब तो मेरी किताब नहीं आई थी। स्पेकुलेशन ही है ना, आज तक है। सीबीआई इंक्वायरी आज भी चल रही है, तो ये मेरी किताब से आई है। दरअसल आपको किताब पसंद नहीं आई, फाइन, नो प्रॉब्लम। 100 लोग किताब पढ़ेंगे, एक आध को नहीं भी पसंद आएगी। मुझे सारी किताबें पढ़ता हूं तो थोड़ी पसंद आ जाती है, मैं मान लेता हूं। पर इस तरीके के तर्क को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आप बोल दीजिए यार कंटेंट खराब है, मजेदार नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना होता है किसी चीज को खारिज करने का, क्योंकि स्पेकुलेशन तो 4 साल से चल रहा है, मेरी किताब से थोड़ी बढ़ रहा है जी। कौन सा ऐसा न्यूज है, अच्छा बाकी लोग बता देंगे कि सच क्या है, मैं मान लूंगा उस सच को। मैं तो कह नहीं रहा कि मैंने वो सच्ची घटना लिखी है, मैं तो कह रहा हूं मैंने फिक्शन लिखा है। मेरी न्यूज मेरी कहानी कंटेम्परेरी होती है, मैं बस एक सिरा एक न्यूज उठाता हूं, उसके बहाने कहानी रच देता हूं। तो मैंने एक कहानी रची है, मैं तो कह ही नहीं रहा कि मैंने सच्ची कहानी लिखी है। सच्ची कहानी लिखना आपका काम है, आप प्लीज लिखिए, जिसके पास है वो लिख दे। मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो नहीं लिख सकता, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूं। लेकिन मेरा काम मनोरंजन करने के लिए कहानी लिखी है मैंने। अगर उस बहाने लोग उस इंडस्ट्री को समझ पाते हैं, कुछ जानकारी उनको मिल जाती है, अच्छी बात है। बाकी लोग तो हैं ही ना काम करने वाले, बड़े बड़े पत्रकार हैं जो फिल्म इंडस्ट्री कवर करते हैं, वो लिख ले, सच लिख ले ना, कौन रोक रहा है? आज तक किसी ने सच नहीं लिखा 4 साल में, सब स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। सच्ची बात यह है, देखिए, और इस बात का मुझे बड़ा दुख है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो मेरे ऊपर एक क्राइम फिक्शन राइटर को ये इस बात का उल्हाना मत दीजिए कि आपकी वजह से भ्रांतियां फैल रही है। भाई मैं तो वही काम कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं फिक्शन लिख रहा हूं। तो इसलिए आप समझ नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एक जब किताबों की बात आती है तो बिना प्रकाशक के बात हो नहीं सकती। आपकी 3 किताबें एक प्रकाशन से आती हैं, एक बड़ा प्रकाशन है। ये किताब जो आती है एक नए प्रकाशन से आती है। तो 2 बातें जानना चाहता हूँ कि तो अनुभव में क्या कोई फर्क रहा? दूसरा, आपको अब सारे बड़े प्रकाशक छापना चाहेंगे क्योंकि सारी किताबें आपकी हिट हो रही हैं, तो फिर नए प्रकाशक के पास जाने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? ये क्या रिस्क नहीं लगा आपको कि नुकसान होगा इससे? देखिए, मुझे 5 साल हो जाएंगे जी, फरवरी 2025 में नैना को आए 5 साल हो जाएंगे। 5 साल का मेरा अनुभव ये कहता है, प्रकाशक सब अच्छे, तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन किताब बिकती लेखक की वजह से। प्रकाशक आपकी किताब नहीं बेच रहा, ये एक सच्चाई है, ये हम सबको समझ लेनी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं बतौर लेखक कि मैं फलाने प्रकाशक के पास चला जाऊंगा तो मेरी किताब बिक जाएगी, सॉरी बॉस, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी 2 ही चीजों की है, एक आपकी किताब अच्छी होनी चाहिए, उस किताब में दम होना चाहिए। दूसरा,
लेखक में दम होना चाहिए, अपनी किताब के बारे में खड़ा होके वो बोल सके, उसकी जिम्मेदारी ले सके। आपका प्रोडक्ट है, आपका बच्चा है, आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो तो कोई दूसरा आपकी तैयारी क्यों जिम्मेदारी लेगा? आप मुझे बताइए। मैं अगर गर्व के साथ ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी किताब है और मैं गारंटी लेता हूं कि इसको पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। मैं आनंद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि पीएचडी कर लोगे इसको पढ़ के। बाय द वे, नैना के ऊपर केरल यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट पेपर लिख चुके हैं। वहां केरल यूनिवर्सिटी में शायद हिंदी का एक चैप्टर होता है कुछ ऐसा, उसके अंदर किसी उपन्यास के ऊपर 2 लोगों ने वो सब्जेक्ट चूज किया था, क्राइम फिक्शन, उसमें उन्होंने नैना को चुना। तो किताबें वहां भी जा रही हैं। जिसको जो खारिज करना है खारिज करते रहो बॉस। जिसको किताब को जहां रास्ता बनाना है वो रास्ता अपने आप बना लेगा। आप जितना उसको ठोकोगे, पीटोगे, गिराओगे ना, वो उतना ही उठ के खड़ा हो जाएगा। तो प्रकाशक चुनने का मेरा एक ये था कि मैं खुद को जज करना चाहता था, अपने आप को देखना चाहता था कि मुझे लोग कितना पसंद करते हैं। जो पहले की मेरी किताबें थी वो एक प्रकाशक से आई थी, चौथी सर्वभाषा ट्रस्ट से आई है, ये नए लोग हैं। मुझे लगा नए लोगों के साथ भी काम करके देख लेते हैं। एक बार मैं तो देख लूं कि आखिर मेरी पहचान कितनी बनी, क्या मेरे नाम से लोग किताबें खरीदते हैं। एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट मैं कहूंगा अभी तक कामयाब है, सफल है, कामयाब है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनके पहले वाले प्रकाशक के साथ कोई दुश्मनी है या कुछ है। ये हमने एक ब्रेक लिया कि ये किताब हम किसी और को दे देते हैं, अगली किताब आपके साथ ही करेंगे। तो उनके साथ कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं हुआ है कोई। तो आखिर की तरफ बढ़ते हुए बड़ा कॉमन सवाल जो सभी राइटर से पूछा जाता है, आपकी पसंदीदा क्राइम की 3 किताबें जो आप कहेंगे कि हाँ ये पढ़नी चाहिए क्राइम की, या अगर आपको लगे कोई और विषय है तो वो भी सही। नहीं, मैं तो क्राइम ही बताऊंगा, लेकिन तीनों मैं अंग्रेजी में बताऊंगा आपको। जो एक किताब जिसने मुझे छुआ, जिसने मुझे प्रेरित किया, वो है कलर ऑफ लॉ, मार्गी मेनेस की। इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। दूसरी किताब है द साइलेंट पेशेंट, वो। तीसरी किताब मैं कहूँगा, आप बहुत सारे राइटर हैं, उनकी कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। जो मैं पढ़ता हूँ, मेरे फेवरेट जो हैं डैनियल सिल्वा, जिनको मैं पढ़ता हूँ, डेविड बाल्डाकी, जेम्स पैटरसन, इनकी कोई भी किताब पढ़ लीजिए आप। इन राइटर्स में यही है, ये कंटेम्प्रेरी है। सब कुछ आपको लगेगा आपके आसपास हो रहा है, जैसी किताब मेरी किताबों में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, फिक्शनल दुनिया है। बहुत सारे लोग हैं। ली चाइल्ड को मैं पढ़ता हूँ, आप ली चाइल्ड को पढ़ेंगे तो ली चाइल्ड का जो कैरेक्टर है, देखिए मेरे साथ ये हो गया कि मैं आजकल ना कैरेक्टर के नाम भूल जाता हूँ। नाम ली चाइल्ड, टॉम क्रूज ने 3 फिल्में की हैं उस कैरेक्टर के ऊपर। एक तो एमआई सीरीज, रीचर, जैक रीचर जी। सो जैक रीचर जो कैरेक्टर है वो ली चाइल्ड का है। डैनियल सिल्वा का जो कैरेक्टर है वो गैब्रियल एलन है। आप इजराइल वॉर देख रहे हैं, वो पूरी कहानी मोसाड टाइप की एक एजेंसी है, उसके हेड की है, जिसको हेड करता है गैब्रियल एलन। और गैब्रियल एलन कौन है? आर्ट रेस्टोरर है। वो क्या करता है? माइकल एंजेलो को रिस्टोर करता है, करावाजियो को रिस्टोर करता है। आप सोचिए, जब उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको जो है आर्ट के बारे में कितना पता चलता है। कोई भी किताब अपने आप में एक तरफा नहीं होती, वो आपको कई धाराओं में ले जाती है, कई जानकारी मुहैया कराती है। मेरी भी किताब आप पढ़ेंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि नैना में सिर्फ कत्ल की इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, आप टीवी इंडस्ट्री देख रहे होते हैं। पिशाच में आप जाते हैं तो पिशाच में आप देखेंगे कि फिल्म फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह कवर होते हैं, पॉलिटिक्स कैसे होती है उसके अंदर, वो देखते हैं। जब आप मुंबई नाइट्स देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, और उसके बहाने जो आप बिजनेस है कि किस तरीके से इक्विटी वगैरह आप किसी कंपनी में खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्स को जब आप देखते हैं ना कि यार ये स्टार इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है तो इसने तो बहुत पैसे लिए, वो कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा होता, उसको स्टेक मिल जाता है उस कंपनी के अंदर। क्यों मिल जाता है, कितना मिलता है, ये उसमें, ये इश्क नहीं। आसाम में आप जाते हैं तो होटल बिजनेस का जिक्र है कि किसी का होटल अगर बिक रहा होता है, उसने बैंक से लोन लिया होता है, तो कैसे उससे वो निकल सकता है, उबर सकता है। तमाम डायमेंशन होते हैं उसके, उसमें ट्रैवल भी आ जाता है, आपका घूमने फिरने की, तो मल्टी डायमेंशनल होती हैं किताबें। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जब आप क्राइम पढ़ रहे हैं तो, जब मैं जिन किरदारों की बात कर रहा हूं वो किरदार अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। क्राइम फिक्शन या कोई भी फिक्शन हमारे लिए एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल देता है जहां आसानी से हम पहुंच नहीं सकते। मैं फ्लोरेंस सिर्फ इसलिए चला गया था डैन ब्राउन को पढ़ के। मुझे फ्लोरेंस शहर देखने की आदत, इन्फर्नो जब मैंने पढ़ी थी उनकी किताब, तो मुझे लगा मुझे फ्लोरेंस जाना चाहिए। मैं फ्लोरेंस गया,
देखा, मुझे लगा कि हाँ कितना अच्छा लिखा है। उसी ने मुझे प्रेरित किया ये इश्क नहीं आसा को जैसलमेर में बेस्ड करने के लिए, कि मेरी किताब पढ़ के आप जैसलमेर जाने के लिए प्रेरित हो जाए। तो किताबें जो हैं वो कमाल करती हैं हमारी जिंदगी में। अच्छे राइटर के साथ बात करते हुए पता है क्या होता है कि जो मुझे लगता है आखिरी सवाल है वो आखिरी हो नहीं पाता, इसलिए आखिरी सवाल को मैं एक और आखिरी सवाल करता हूँ। आपने मल्टी डायमेंशंस की बात की, अब आपके मल्टी डायमेंशन, एक तरफ जब हम आपको जानते हैं इन किताबों से जानते हैं जो कि क्राइम फिक्शन है, लेकिन आप कविताएं जब पढ़ते हैं वो प्रेम कविताएं होती हैं। तो संजीव पालीवाल जी के डिफरेंट डायमेंशन क्या है? पर मैं ना बेचैन आदमी हूँ, मुझे लगता है कुछ कुछ नया करते रहना चाहिए, सरप्राइज करता रहना चाहिए, मुझे किक मिलता है उससे। हाँ, मैं कुछ कुछ नया करना चाहता हूँ, मैं खुद को चैलेंज करता रहता हूँ। कभी मैं प्रिंट में था तो मैं टीवी आ गया, टीवी से मैं डिजिटल चला गया, उसके बाद मैं इवेंट भी करने लगा। फिर मुझे लगा बहुत बोरिंग हो रहा है तो किताब लिख दी, किताब लिख के बहुत बोरिंग हो रहा है तो चलो कविता पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ। मैं क्योंकि न्यूज़ एंकर रहा हूँ एक ज़माने में, 2009 में छोड़ दिया था मैंने, और मुझे काम इसलिए मिला था कि वो कहते थे कि तू बहुत साफ बोलता है, शब्द बहुत आसानी से निकलते हैं और क्लैरिटी के साथ निकलते हैं। मेरी आवाज़ में एक क्लैरिटी है। तो मुझे किसी ने कह दिया है तुम पढ़ते अच्छा हो, तो मुझे लगा ठीक है मैं कविता पढ़ देता हूँ। कविता पढ़ दी, लोगों को पसंद आ गई, वो सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। मुंबई नाइट्स के आने से पहले मैंने उसे रोका, मैंने कहा अपराध कथा लेखक भाई तू कविता पढ़ता रहेगा तो अपराध कथा कौन पढ़ेगा तुम्हारी। तो इसलिए ब्रेक लिया है, फिर से पढ़ूंगा, मैं शुरू करूंगा। तो संजीव सर के साथ हमारी बातचीत हुई और मैं एक बार फिर से ये चारों किताबें आपको दिखाऊं जो आई है। नैना ये पहली किताब थी, दूसरी किताब पिशाच थी, इसके बाद इश्क नहीं आसा, और हाल ही में जो आई है उसका नाम है मुंबई नाइट्स। तो आप इन चारों किताबों को पढ़ सकते हैं। किताबें हर उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं जहां किताबें उपलब्ध होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और यहाँ पे बातचीत की। और ये बातचीत अगर आपको पसंद आए तो यार पसंद वाली चीज़ अपने तक नहीं रखनी चाहिए, इसको शेयर कर देना चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।